Hi guys, how are you all? This is Shita Rajput. I welcome you all to JK Exam Cracker. As we all know that 12th of December से आपके JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से JK एग्जाम क्रैकर की ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 8 सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एक्सपर्ट्स ने बनाई है और जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई होगी हर क्वेश्चन के नीचे वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड, इन मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फ्यूचर में जो भी कोर्सेज आने वाले हैं उनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फ्रेंड्स सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज हम करने वाले हैं अगेन 40 MCQs बेस्ड ऑन योर इंडियन पॉलिटी एंड JNK की पॉलिटी फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इमरजेंसी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, आई होप आपने वो देखा होगा। पहला ऑप्शन है वॉर, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड है आर्म्ड रेबेलियन या फिर डी है इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसका जो सही आंसर है वो है डी, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है अभी के टाइम पे। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे बट इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम चेंज करके बाद में हमने आर्म्ड रेबेलियन रख लिया था। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 14th फाइनेंस कमीशन कौन है और 15th फाइनेंस कमीशन कौन है। 14 बताइए आप मुझे, शांता कुमार, सी रंगराजन, YV रेड्डी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, YV रेड्डी इज द 14th फाइनेंस कमीशन जिनका जो टेन्योर था वो था 2015 से 2020। और जो 15th है वो है NK सिंह और इनका जो टेन्योर है वो है 2020 से 2025। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टैब्लिश्ड। प्लानिंग कमीशन को कैसे इस्टैब्लिश किया गया? इशूइंग ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इशू किया। मेकिंग अ लॉ बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करके इसको बनाया था। या फिर अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द फेडरल कैबिनेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर है? प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से, कैबिनेट के रेजोल्यूशन से। ठीक है, तो पहले दो ऑप्शन जो है वो गलत है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसको बनाया गया था 1950 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, जो भी हमारे 5 ईयर प्लान्स वगैरह आते थे। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग को कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है, वहीं प्लानिंग कमीशन एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट कौन थे? नरेंद्र मोदी। क्योंकि प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नीति आयोग के पहले कौन थे चेयरपर्सन? मोदी जी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बड्समैन इज। हमने हमारा जो ये इंडियन मॉडल है ओम्बड्समैन का, इसको हम क्या बोलते हैं? लेखपाल, तहसीलदार, गवर्नर या फिर लोकपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकपाल। लोकपाल और लोकायुक्त आपने पढ़ा होगा। पहला लोकपाल कौन बना है? पिनाकी चंद्रा घोष। ठीक है, ये भी आप याद रखना, पहला लोकपाल कौन बना है? PC घोष। और आप मुझे बताओ कि सबसे पहले जो ये ओम्बड्समैन है ये कहाँ पर
मतलब ये जो मॉडल है कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या टेन्योर होता है, 5 ईयर्स का, या फिर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट 6 ईयर्स, और टिल द एज ऑफ 65 जो भी पहले होगा, 5 ईयर्स टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। इसका सही आंसर है 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65। तो ये आपको याद रखना है, 6 ईयर्स और 65 जो भी पहले हो जाएगा वही इनका टेन्योर होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है सी। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इनका क्या फंक्शन होता है, टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या ये पार्लियामेंट यानी कि दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स में होती है उनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं क्या वो भी यही करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन करवाती है। रेकमेंड करना प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ एनी स्टेट नॉट इन अ कंडीशन टू होल्ड और कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना पूरे भारत में, क्या ये भी इनका काम है। टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट, जो भी इलेक्टोरल लिस्ट आती है उसको प्रिपेयर करना। तो ऑप्शंस है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, ऑल ऑफ देम। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है बी 1 2 एंड 4। टू रेकमेंड द प्रेसिडेंट रूल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रेकमेंड नहीं करते हैं कि कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगाना है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रिंसिपल ऑफ कामराज प्लान वॉज। तो ये क्या है कामराज प्लान, ठीक है। टू इस्टेब्लिश एन आइडियल सोशलिस्ट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु, मेकिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइब्रेंट, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मेकिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइब्रेंट। ये था कामराज प्लान, तो ये आपको याद रखना है। 7th क्वेश्चन का आंसर है सी। 8th क्वेश्चन हमारे पास है which one of the following amendments of the Constitution of India converts the Union Territory of Delhi into the National Capital Region of Delhi। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट है सिक्किम जो है वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बनाई गई थी। तो अमेंडमेंट्स है 69th अमेंडमेंट, 70th, 73rd और 74th। 8th क्वेश्चन का सही आंसर है 69th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपको याद रखनी है 69th अमेंडमेंट, ठीक है। इसने दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को NCR रीजन बना दिया था। 73rd की बात करें तो ये पंचायत से रिलेटेड है, भी हमें पता है। और ये वाली जो है 74th किससे रिलेटेड है, म्यूनसिपैलिटी से, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 9 में, ये आता है पार्ट 9A में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है पार्ट 9B में। स्केड्यूल की बात करें तो ये 11th शेड्यूल में आता है और म्यूनसिपैलिटी आता है 12th शेड्यूल में। इसमें कितने ये होते हैं, आइटम्स होती हैं, 29 आइटम्स होती हैं और इसमें 18 आइटम्स होती हैं, ये भी आप याद रख लेना। 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज गिवन द संस्कृत लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने संस्कृत को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में संस्कृत जो है वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। 10th क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द पंचायत। इनमें से
पंचायत से कौन सी चीज रिलेटेड नहीं है। स्टेट की इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है पंचायत के इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डील करता है पंचायत से। 5 ईयर का टेन्योर होता है पंचायत का। फ्रेश इलेक्शंस को करवाना होता है विद इन द 6 मंथ अगर पंचायत का डिसोल्यूशन हो गया हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होगा? 10th क्वेश्चन का आंसर है बी। क्यों बी इसका आंसर है? क्योंकि 74th नहीं 73rd है जो पंचायत से डील करता है। 74th तो म्यूनसिपैलिटी से डील करता है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। 11th क्वेश्चन हमारे पास है द मेंबरशिप ऑफ अ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबरशिप में बी टर्मिनेटेड इफ ही रिमेन्स एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग टू रिस्पेक्टिव हाउस फॉर अ टर्म ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, वो टर्मिनेट हो सकता है अगर वो हाउस को बिना बताए कितने दिन तक एब्सेंट रहेगा। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज। तो 11th क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है 60 डेज। अगर कोई भी पर्सन 60 डेज तक एब्सेंट है बिना हाउस को इन्फॉर्म किए तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशंस होते हैं उनमें जो गैप है वो भी 6 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ्स का होना चाहिए। तो 11th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। 12th क्वेश्चन हमारे पास है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इन द ईयर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कौन से ईयर में आया था? 2001, 2004, 2005, 2002। इसका जो सही आंसर है वो है 2005। 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। 13th क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी जगह पे जो हम एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं या लॉ मिनिस्टर करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट करते हैं। चाहे कोई भी हो सीजीआई, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, चाहे एक्टिंग हो चाहे वो सर्विंग हो। तो 13th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। 14th क्वेश्चन हमारे पास है मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ। जो मनी बिल होता है वो पार्लियामेंट की बात छोड़ो, लोकसभा में जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो ये किसकी प्रायर रिकमेंडेशन से होता है? प्रेसिडेंट की। अब ये कह रहे हैं कि यही मनी बिल अगर हम जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर में लाएंगे तो किसकी परमिशन हमें पहले चाहिए होगी? गवर्नर की चाहिए होगी, चीफ मिनिस्टर की चाहिए होगी, प्राइम मिनिस्टर की चाहिए होगी या प्रेसिडेंट की ही चाहिए होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नर, क्योंकि स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है, जैसे कि नेशन में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। 14th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 15th क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज। तो आपका जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में फर्स्ट इन इंडिया है उसमें ये आपसे पूछ लेंगे या जेएंडके वाले सेक्शन में पूछ लेंगे कि पहला स्पीकर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? निर्मल सिंह, गुलाम रसूल रेंजू, नारायण फतेदर या अनायत अली? इसका जो सही आंसर है वो है गुलाम रसूल रेंजू। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी आपने लगाना है। 15th क्वेश्चन का आंसर है बी। 16th क्वेश्चन हमारे पास है द फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो जो हमारा हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का फुल फ्लेज्ड, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया जम्मू कश्मीर में? 1925, 1926, 1927, 1928। इसका जो सही आंसर है वो है 1928। 1928 में हमारा जो हाई कोर्ट है वो बनाया गया था। 16th क्वेश्चन का आंसर है डी।
17th क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। ये जो हल्का पंचायत का सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जूनियर सुपरवाइजर और सब ऑडिटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और पहले भी ये एग्जाम्स में आ चुका है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हल्का पंचायत के बारे में बताया गया है। तो 17th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। 18th क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अभी देखो अगर इंडिया की बात की होती तो प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, गवर्नर होगा, स्पीकर होगा या हाई कोर्ट का जज होगा। तो इसका जो आंसर है वो है गवर्नर। गवर्नर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट में। तो 18th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। 19th क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स में होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 400 होने चाहिए, 450, 500 या 550। तो इसका जो सही आंसर है वो है 500। 500 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। तो 19th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 20th क्वेश्चन क्या है द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज। रिटायरमेंट की क्या एज होती है हाई कोर्ट के जज की, 65, 60, 62 या 58। इसका जो सही आंसर है वो है 62। यहाँ पे हाई कोर्ट के जज की बोली है, अगर बोली होती सुप्रीम कोर्ट के तो वो थी 65। तो 20th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 21st क्वेश्चन हमारे पास है बाय विच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का क्या नाम है, भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बट मैंने जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज करके आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत और इंडिया की बात हो रही है। तो 21st क्वेश्चन का सही आंसर है ए। दो ही नाम मेंशन है, एक है भारत एक है इंडिया। 21st क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। 22nd क्वेश्चन हमारे पास है अगर हम प्रियम्बल की बात करें इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सॉवरन। Sovereign, Socialist, Democratic, People's, Secular, Republic. Sovereign, Socialist, People's, Democratic, Secular, Socialist, Republic. Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic. इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है। तो डी बिल्कुल सही है और ये सीक्वेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ये याद रखना है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। 22 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 23rd क्वेश्चन हमारे पास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जिसको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, कौन से वाले वर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे इस टाइम पे। सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं था या रिपब्लिक नहीं था। 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4 and 3 and 4। इसका जो सही आंसर है वो है ए। सॉवरन, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो थे वो तब नहीं थे, ये हमने बाद में ऐड किए थे। इसका जो सही आंसर है वो है ए। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd था कि 44 था जिसमें हमने ये वर्ड्स ऐड किए थे। तो इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन हमारे पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जुडिशरी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है लेजिस्लेटिव को, लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। इसका जो सही आंसर है वो है डी। जो भी लॉ मेकर्स हैं वो लॉ इम्प्लीमेंटर्स को कंट्रोल करते हैं, तो लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो 24 क्वेश्चन का सही आंसर है डी।
25th क्वेश्चन, यूनियन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। अब इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा या फिर पुडुचेरी। इसका सही आंसर है गोवा। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो अब है यूनियन टेरिटरी बट गोवा नहीं है। गोवा एक स्टेट है। गोवा की कैपिटल क्या है? पानाजी। जम्मू कश्मीर की दो है, जम्मू एंड श्रीनगर। अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और पुडुचेरी की तो पुडुचेरी ही है। ठीक है, पौंडीचेरी, पुडुचेरी। तो 25th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 26th क्वेश्चन, मैंने बताया था ना एक दिल्ली वाला और एक सिक्किम वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्किम इंडिया का स्टेट कब बना? 30th अमेंडमेंट के थ्रू बना, 32nd, 35 या 40? इसको भी आप रटा मार के याद कर लो। 35th अमेंडमेंट के थ्रू जो है सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट बना था। तो सिक्किम जो इसका आंसर है 26th क्वेश्चन का वो है सी। 27th क्वेश्चन, राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट टू फ्रीडम है ये कौन से आर्टिकल्स में आता है? 19 से 22, 16 से 19, 17 से 20 या 18 से 21? तो फंडामेंटल राइट्स डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसका जो आंसर है 27th क्वेश्चन का वो है 19 से 22। एक बार हम देख लेते हैं इसको। ए है कितने आर्टिकल्स होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। पहला है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। फिर है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम आता है हमारे पास 19 से 22 से बीच में, 19 से 22 के बीच में। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन आता है हमारे पास 23 और 24 आर्टिकल्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन वाले आर्टिकल्स हमारे पास 25 से 28 तक आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे पास आते हैं 29 से 30। और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था ये आर्टिकल 31 था, ये अब नहीं है, इसको डिलीट कर दिया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। अब ये 300A के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर लीगल राइट है। लास्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये आर्टिकल 32 में आता है। इसको B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। कितने टाइप्स की रिट इसके अंदर आती है? 5 टाइप की रिट आती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी और क्यू वारंटो। डिटेल में मैंने ये सब आपको पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लेना। तो इसका 27th क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास है ए। 28th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अभी अभी मैंने जो आपको राइट्स बताया उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बताया 23 और 24 आर्टिकल के अंदर, इक्वालिटी वाला राइट बताया 14 से 18 के अंदर, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताया मैंने 25 से 28 के अंदर। लेकिन ये जो राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये DPSP में आता है, और DPSP आती है पार्ट 4A में 36 से 51 आर्टिकल्स के बीच, और फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में 12 से 35 आर्टिकल्स के बीच। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 28th क्वेश्चन का आंसर है बी। 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फंडामेंटल, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 9 है, 11 है, 12 है या 20 है? इसका सही आंसर है 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो और ये कौन से पार्ट में आती है? पार्ट 4A में आती है, 51A इसका आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमने USSR से लिया है, और DPSP हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, और फंडामेंटल राइट्स हमने USA से ली थी। 29th क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
30th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करना है, अपने ऑफिस से रिमूव करना है, तो पार्लियामेंट में कितने दिन का पहले नोटिस इनको देना पड़ता है? 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज या 30 डेज? इसका सही आंसर है 14 डेज का हमें पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा अगर हम ये प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। 30th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 31st क्वेश्चन क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं या अपॉइंटेड होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं। आपको ये याद रखना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इनको। 31st क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 32nd क्वेश्चन क्या है जी? द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। जो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लॉ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो लीगल एडवाइजर होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अभी जो अटॉर्नी जनरल है वो है वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं स्टेट के। तो 32nd क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 33 क्वेश्चन हमारे पास है। बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। अगर लोकसभा का अभी टेन्योर 5 साल का खत्म नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हो? बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो। बाय द डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा के स्पीकर चाहें। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और उन्होंने रेकमेंड किया प्रेसिडेंट को, क्योंकि पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, और फिर प्रेसिडेंट अगर करें तो फिर ये हो जाता है। 33 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। 34th क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहला स्पीकर कौन था? मैंने आपको जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का बताया कौन था, गुलाम रसूल रंजू। लोकसभा का कौन था? जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती, वीवी गिरी। इसका जो सही आंसर है वो है ये जीवी मावलंकर, इसका बिल्कुल सही आंसर। 34 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। 35th क्वेश्चन हमारे पास है। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट वोम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन द लोकसभा वॉज। तो जो ये लोकसभा में ही पहली बार तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जाता है, और ये कह रहे हैं कि पहली बार किसके अगेंस्ट ये लाया गया था, कौन सा पहला स्पीकर था? बी आर झक्कड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या के एस हेज। इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। इन्हीं के अगेंस्ट जो है ये लाया गया था। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट वोम, ये जो मोशन लाया गया वो है जीवी मावलंकर। 35 क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 36th क्वेश्चन क्या है? हु इज नॉन एज हल्का मजलिस। अब जेएनके के क्वेश्चन भी आपके पास। हल्का मजलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन होते हैं? वोटर्स होते हैं हल्का पंचायत के, मेंबर्स होते हैं हल्का पंचायत के, चेयरमैन होता है हल्का पंचायत का, या फिर ये सभी हल्का मजलिस के अंदर आते हैं? तो 36th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हल्का मजलिस हो गए वोटर्स ऑफ द हल्का पंचायत। 36th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 37th क्वेश्चन। हु वॉज नोन एज लाल साहिब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल साहिब किसको कहते थे? भजन सोपोरी को, जाफर अली को, स्वामी लक्ष्मण जो को, दीनानाथ वली को। ये कहते थे स्वामी लक्ष्मण जो को। स्वामी लक्ष्मण जो को कहते थे लाल साहिब। और क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 38th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2018। इनमें से किसको पद्मश्री अवार्ड 2018 में मिला था? प्राण किशोर कौल, हसमत उल्ला खान, जाफर अली, शिव कुमार शर्मा।
इसका सही आंसर है प्राण किशोर कौल को मिला था पद्मश्री अवार्ड 2018 में। 38 क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाँ, मैंने आपको बताया ना, वो था रामनाथ शास्त्री, शायद दीनानाथ शास्त्री, रामनाथ कुछ ऐसे ही था। हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थी? महबूबा मुफ्ती सैयद, सईदा अनवारा तैमूर, दीपाली वतल, नन ऑफ द अबव। 39 क्वेश्चन का सही आंसर है महबूबा मुफ्ती सैयद, पहली और लास्ट। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो पहली सीएम कौन थी? पहली सीएम थी सरोजनी नायडू, और ये क्वेश्चन आया हुआ था सब ऑडिटर सुपरवाइजर के एग्जाम में, सरोजनी नायडू। गवर्नर की बात करें तो वो थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है सईदा अनवरा तैमूर। ठीक है, आप मुझे बताना ये कौन सी स्टेट से बनी थी। ठीक है, आप मुझे बताना कौन सी स्टेट से बनी थी। 39 क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who was the first सदर रियासत of जम्मू एंड कश्मीर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके पास है करण सिंह, हरी सिंह, उमर अब्दुल्ला या अला राखा। तो 40th क्वेश्चन का सही आंसर है करण सिंह। करण सिंह जो है वो पहले सदर रियासत यानी कि गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, और 1965 में ये जो डेजिग्नेशन है नाम का ये चेंज हो गया था, सदर रियासत से बन गया था गवर्नर। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। जेएनके के भी थे और इंडिया के भी थे, इंडियन पॉलिटी के भी थे। आई होप आपको जो वीडियोस में बता रही हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक कर देना, ठीक है, एक कमेंट और एक लाइक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।